हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ऑस्मोसिस के बारे में और हम लोगों ने बता दिया था व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती, ठीक है। और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या थी? पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन क्या कहला रहा था? ओस्मोसिस। क्लियर था ना? अपना हमारा टॉपिक क्या था? ओस्मोसिस। और ओस्मोसिस की डेफिनेशन हम लोगों ने जान ली थी कि पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जो गमन था वो क्या कहला रहा था? परासरण, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की या परासरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस या हिंदी में बोलते हैं परासरण के प्रकार। तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस या विच इज द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो जो ऑस्मोसिस होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं टू टाइप के। ऑस्मोसिस की जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? टू प्रकार की या टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो होता है वो होता है एंडोऑस्मोसिस और सेकंड होता है एक्सोऑस्मोसिस। फर्स्ट क्या है? एंडोऑस्मोसिस और सेकंड है एक्सोऑस्मोसिस। हिंदी में बोलते हैं एंडो को मतलब क्या होता है भाई? अंत, ठीक है। तो ये तो क्या होगा? अंत परासरण। और सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है? बही परासरण। क्लियर है? तो ऑस्मोसिस कितने टाइप के हो गए? टू टाइप के, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। फर्स्ट हम बात करेंगे एंडोऑस्मोसिस की या अंत परासरण की। जैसा कि नाम में क्या है? अंत। अंत का मतलब अंदर। अंत का मीनिंग क्या होगा भाई? अंदर। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है। एक्सो बाहर मतलब बाहर की ओर, अंत मतलब अंदर की ओर, ठीक है। तो क्या होगी डेफिनेशन? जब किसी सेल को, किसको भाई? जब कोई कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते, जब किसी सेल को अल्प परासरी हाइपोटोनिक, ठीक है, अल्प परासरी विलयन में रखते हैं। जब अल्प परासरी विलयन, पहले हम लोग जान लेते हैं अल्प परासरी विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता, किसकी कौन सा विलयन भाई? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। क्या होगा? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो? कम। कौन सा कहलाएगा? अल्प परासरी। अल्प का मतलब ही क्या है? कम। तो कोशिका रस की सांद्रता से क्या होगा? विलयन की सांद्रता कम होगी, ठीक है। किसी सेल को अल्प परासरी विलयन में रखते, विलयन में रखा जाता है तो जो जल के अणु होते हैं वो सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विलयन में रखा जाता है तो क्या होगा? तो जो जल के अणु है वो क्या होगा? कोशिका में प्रवेश करते हैं। तो जो विलयन के अणु, विलयन के अणु क्या करेंगे? सेल में प्रवेश, ठीक है। विलयन के अणुओं का कोशिका में क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है, ठीक है। तो यह जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? एंडोऑस्मोसिस। क्लियर है? क्या होगा? जब किसी सेल को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो अल्प परासरी का मतलब क्या है? कोशिका रस की सांद्रता से क्या है? कम, ठीक है। तो अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जो जल के अणु होते हैं वो कोशिका के अंदर क्या करने लगते हैं? प्रवेश करने लगते हैं। इस क्रिया को क्या कह रहे हैं? अंत परासरण। क्लियर है? ठीक है।
अंतःपराशरण को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कोई किशमिश है, रेजिन है, रेजिन को अगर हम नॉर्मल वाटर में रखते हैं या सामान्य पानी में रखते हैं तो जो कोशिका रस की सांद्रता, किशमिश के अंदर जो कोशिका रस है उसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, जबकि बाहर जल के अणुओं की सांद्रता क्या है, कम है, जिसके कारण जल के अंदर जो जल के अणु है वो किस में प्रवेश कर जाएंगे, किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किस तरीके का, एंडोऑस्मोसिस का। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सोऑस्मोसिस या बहिःपरासरण की, नाम क्या है, बही, बही का मतलब बाहर, क्या हो जाएगा, परासरण। तो जब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जब किसी कोशिका को, किसको भाई, जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में, किसमें रखा जा रहा है, अति पराशरी विलयन में। अति पराशरी विलयन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। अति पराशरी का मतलब क्या होगा, कोशिका की सांद्रता कम है जबकि बाहर की जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक है। कोशिका रस की सांद्रता कम है जबकि विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक है। ठीक है, तो अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका से जो जीव द्रव्य है या कोशिका रस है वो किधर आ जाता है, बाहर की ओर निकलने लगता है। इसे क्या कहेंगे, इस क्रिया को बहिःपरासरण। क्लियर है। तो डेफिनेशन क्या होगी, कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखने पर, कोशिका को जब अति पराशरी विलयन में, अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, रखा जाता है तो जल के अणु, जल के अणु कहाँ होंगे भाई, बाहर निकलने। एक्सो का मतलब क्या, ट्रिक होता है बाहर। ठीक है, तो जल के अणु कहाँ निकलने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। यह क्रिया क्या कहलाएगी, एक्सोऑस्मोसिस या बहिःपरासरण। क्लियर है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई अंगूर है, क्या है, ग्रेप्स। ग्रेप्स को अगर हम शुगर के सॉल्यूशन में रखते हैं, ग्रेप्स या अंगूर को अगर हम शर्करा के विलयन में रखते हैं तो क्या होता है, शर्करा के विलयन के रस की सांद्रता क्या है, अधिक है, जबकि जो ग्रेप्स के अंदर जो जल पाया जा रहा है उसकी सांद्रता क्या है, कम। ड्यू टू दिस रीजन जो अंगूर का जो रस है, अंगूर में जो भरा हुआ जो पानी है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण जो ग्रेप्स होता है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं किसका, एक्सोऑस्मोसिस का या बहिःपरासरण का। क्लियर है। तो ये था हमारा बहिःपरासरण, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, हिंदी में बोलते हैं पराशरण का महत्व। पराशरण का महत्व, क्या क्या सिग्निफिकेंस होंगे, सबसे मुख्य जो है वो क्या है, रूट हेयर्स के द्वारा। रूट हेयर्स कहाँ पाए जाते हैं, मूल रोम, जड़ के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, रूट हेयर। सबसे ज़्यादा जो वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, रूट हेयर्स के द्वारा। तो मूल रोमों के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वो कौन सी विधि द्वारा होता है, पराशरण द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें परासरण क्रिया द्वारा पौधों के जल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो विभिन्न अंगों तक, वो किसके द्वारा होता है, परासरण। तो हम लोग बोल सकते हैं जल का विभिन्न अंगों तक, जल को विभिन्न अंगों तक कौन सी क्रिया तक पहुंचाना, कौन सी क्रिया तक द्वारा होता है भाई, ओस्मोसिस क्रिया के द्वारा या परासरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तरुण कोशिकाओं की वृद्धि, तरुण कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है
वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पराशरण पर। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि पराशरण पर क्या करती है? निर्भर। इतना क्लियर है? ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें पौधों में जो हिमीकरण, मतलब अगर अत्यधिक कम टेम्परेचर है तो क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। इसी प्रकार अगर अत्यधिक ज़्यादा टेम्परेचर है तो उनमें शुष्कन की परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो इनसे भी प्रतिरोधी करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ओस्मोसिस की क्रिया के द्वारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पौधों को हिमीकरण तथा शुष्कन के प्रतिरोधी। पौधों को हिमीकरण, हिमीकरण क्या होगा? अत्यंत कम टेम्परेचर के ऊपर पौधों को क्या करना है? अगर जम जाएंगे, लेकिन अत्यंत कम टेम्परेचर के ऊपर भी हिमीकरण तथा अत्यधिक टेम्परेचर के ऊपर पौधों को पानी की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इस परिस्थिति को क्या कहेंगे? शुष्कन की परिस्थिति। ठीक है। तो शुष्कन के प्रतिरोधी बनाना किसका कार्य है? ओस्मोसिस का। क्लियर है? तो ये था हमारा ओस्मोसिस।